नमस्कार, मैं रवीश कुमार। शुरुआत में एक ऐसे डॉक्टर की कहानी से करना चाहता हूं जिन्होंने ड्यूटी के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी। डॉक्टर जेपी यादव सोमवार को अपनी पॉलीक्लिनिक के लिए निकल रहे थे तो गाड़ी खराब हो गई। घर वालों ने कहा कि गाड़ी खराब है, ठीक होने के बाद ही आप जाएं। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि उनका जाना बहुत जरूरी है क्योंकि वो जाकर ही पीपीई किट डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों को दे सकते हैं जिनकी जिंदगी ज्यादा खतरे में है। और ये कहकर वे अपने बेटे की साइकिल लेकर पॉलीक्लिनिक की तरफ निकल पड़े। डॉक्टर यादव दक्षिण दिल्ली नगर निगम की पॉलीक्लिनिक में सीएमओ इंचार्ज थे। शाम को जब अपने घर ग्रेटर कैलाश के लिए लौट रहे थे तब एक सफेद रंग की कार ने जोर की टक्कर मारी और उनकी मौत हो गई। डॉक्टर जेपी यादव ने 1995 में पुणे से एमबीबीएस की पढ़ाई की थी और बिहार के सुपौल के रहने वाले थे। उम्मीद करते हैं कि बिहार सरकार इस योद्धा को राजकीय सम्मान देगी। दिल्ली में 2 वरिष्ठ आईएएस अधिकारी इनके घर गए थे मगर मंगलवार को एम्बुलेंस का इंतजाम न हो सका। सोमवार की घटना है। बुधवार की सुबह एम्बुलेंस का इंतजाम हुआ और परिवार उनका पार्थिव शरीर लेकर बिहार के लिए रवाना हुआ। 53 साल के डॉक्टर यादव को हमारी श्रद्धांजलि। केंद्र सरकार और राज्य सरकार सभी ने बार बार आदेश निकाले हैं कि कोरोना की ड्यूटी से संबंधित जुड़े हुए किसी भी स्वास्थ्य कर्मी पर हमला करना गंभीर अपराध है। इसके लिए सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद भी ऐसी घटनाओं का सिलसिला नहीं रुक रहा है। अब नई खबर उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से आई है। प्रक्रिया के मुताबिक जब पुलिस और स्वास्थ्य कर्मियों की टीम परिवार के बाकी सदस्यों को क्वारंटीन करने पहुंची तो मोहल्ले के लोग पथराव करने लगे। इंदौर के बाद इस तरह की यह दूसरी घटना है। लोगों को समझना चाहिए कि पुलिस भी ऐसे भावनात्मक वक्त में नहीं आना चाहेगी, लेकिन उन्हें यह काम करना है। परिवार के लोगों को क्वारंटीन करना ही होगा। पत्थर चलाने वालों का कोई बहाना नहीं चल सकता। उधर मुरादाबाद से ही पुलिस की बेरहमी की खबर सामने आई। यहां के पीरजादा इलाके में गरीब परिवार के घर जब अनाज खत्म हो गया तो वो सरकारी राशन लेने पहुंचा, लेकिन बताया जा रहा है कि लाइन लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग की बात पर पुलिस इस परिवार के साथ मारपीट पर उतर आई। परिवार के मुखिया को तो मारा ही, छोटी बच्ची की भी काफी पिटाई की। मेरे साथ ये हुआ कि मैं राशन की लाइन में लगा हुआ था। आरिफ भाई बोले राशन अभी नहीं मिलेगा, सब कल को मिलेगा तुम्हें। फिर क्या हुआ? उन्होंने कहा कल को मिलेगा। जब हमने कहा ठीक है हम कल आ जाएंगे, पीछे से आन के मारा। उन्होंने मारा पड़ के एक मारा मेरे हाथ में बहुत कस के सब मेरा सर छिला पड़े दोनों पड़ के घसीटा इन्होंने। उधर बिहार में 3 जगहों पर स्वास्थ्य कर्मियों और पुलिस की टीम पर हमले हुए हैं। औरंगाबाद के गोह में और पूर्वी चंपारण के हरसिद्धि थाना में। हरसिद्धि के महादलित टोला में जागरूकता की टीम पर हमला हो गया क्योंकि लोग साथ आए अधिकारियों से राशन की मांग करने लगे। नालंदा में स्थानीय लोगों ने नालंदा गेस्ट हाउस में क्वारंटीन सेंटर बनाने का विरोध कर दिया और पुलिस पर रोड़ेबाजी शुरू कर दी। स्थानीय महिलाओं का कहना है कि वहां के लोग क्वारंटीन सेंटर को हटाने की मांग कर रहे थे तो पुलिस ने भगा दिया। थोड़ी देर बाद पुलिस ज्यादा संख्या में आई और घरों में घुसकर लोगों की पिटाई करनी शुरू कर दी। महिला
छात्र आते हैं और कोटा में भी कोरोना का संक्रमण फैला है, लिहाजा यहां रहने वाले छात्र असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और अपने अपने घरों को जाना चाहते हैं। कोटा में फंसे हुए इनमें से करीब 30,000 के आसपास हॉस्टल में रहते हैं। इनका कहना है कि जहां वे रह रहे हैं वहां खाने पीने का इंतजाम अच्छा नहीं है, रसोईया जा चुका है, मेस बंद होने लगे हैं, किराए की समस्या है। कुछ के माँ बाप उन्हें घर ले जाने आए थे मगर लॉकडाउन होने की वजह से फंस गए। इसके लिए उन्होंने ट्विटर पर सेंड अस बैक होम नाम से ट्रेंड चलाया। छात्रों के मुताबिक 70,000 से ज्यादा ट्वीट किए गए। 15 अप्रैल के राजस्थान पत्रिका में छपी खबर के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के हस्तक्षेप के बाद इन छात्रों के लिए विशेष पास बनवाकर घर भेजने की व्यवस्था हुई, लेकिन रास्ते में इनकी गाड़ियों को कई जगहों पर रोका गया। डेक्कन हेरल्ड में छपा है कि सोमवार को कोटा से निकली करीब 50 निजी गाड़ियां उत्तर प्रदेश के रास्ते बिहार की कैमूर में प्रवेश कर गईं। अब इन छात्रों को 14 दिन के लिए क्वारंटीन में रहना होगा। पर अब दूसरे राज्यों के मुख्य सचिवों ने कोटा जिला कलेक्टर द्वारा दी गई इस अनुमति पर आपत्ति जताई है। राज्यों को डर है कि इनके वापस आने से संक्रमण का खतरा फैल सकता है। कोटा में मरीजों की संख्या 40 पार कर चुकी है। बिहार सरकार ने केंद्र से मांग की है कि कोटा के डीएम को चेतावनी दी जाए क्योंकि उन्होंने गृह मंत्रालय की गाइडलाइन का उल्लंघन किया है। 14 अप्रैल को जब मुंबई के बांद्रा स्टेशन के परिसर में 1,500 से भी ज्यादा लोग जमा हो गए और गांव जाने की बात करने लगे यूपी और बिहार, तो कई न्यूज चैनलों को मजदूरों की अपनी पीड़ा से ज्यादा वहां पास की मस्जिद ज्यादा नजर आने लगी और वो मस्जिद को रेखांकित कर खबरें चलाने लगे। उन्हीं न्यूज चैनलों को उसी वक्त यह नहीं दिखा कि सूरत में भी बड़ी तादाद में मजदूर सड़कों पर निकल आए हैं और प्रशासन के लिए चुनौती के सबब बन गए हैं। वो गांव जाने की जिद करने लगे, कहने लगे कि उनका पेट नहीं भर रहा और अब वो अपनों के करीब जाना चाहते हैं, पर मीडिया के लिए यह खबर नहीं थी। कई जगहों पर प्रशासन ने बार बार चेतावनी दी है कि अखबार में छपी खबर या न्यूज चैनलों पर चलाई गई ये खबर गलत है, लेकिन इसके बाद भी यह सिलसिला नहीं थम रहा है क्योंकि उन्हें लगता है कि एक ऐसी भीड़ बन गई है जो बड़ी तादाद में ऐसी खबरों के पीछे चली आएगी। लेकिन लोगों को समझना चाहिए कि ऐसी खबरों के पीछे जाकर आप देश का और समाज का कितना ज्यादा नुकसान कर रहे हैं। इतनी बड़ी बड़ी बातें छोड़िए, आपके मोहल्ले में ठेले पर एक सब्जी बेचने वाला गरीब आदमी इन अफवाहों और गलत खबरों की साजिशों का शिकार हो रहा है और आप उसके साथ भेदभाव कर रहे हैं। आलू, गोभी, टमाटर, लौकी, कद्दू। इस देश में ऐसा कोई कानून नहीं है कि सब्जी वाले को आधार कार्ड दिखाना जरूरी होगा और ना ही आम आदमी को यह अधिकार है कि वो सड़क चलते लोगों से आधार कार्ड तलब करे और ना ही कोई शख्स इस धरती का मालिक है जिसे फेरी वालों को अपनी धरती से निकालने का लाइसेंस मिला हो। लेकिन यह सोशल मीडिया कैंपेन का नतीजा है। वायरल वीडियो देखिए। आप अपना आधार कार्ड दिखाओ, आधार कार्ड दिखाओ आप। अभी मैंने आपसे टॉप फ्लोर से पूछा आपके पास आधार कार्ड है, आपने मेरे से कहा आधार कार्ड है मेरे पास। हाँ है तो घर पे है। तो मेरे भाई साहब आपको साथ लेकर चलना पड़ेगा ना आधार कार्ड। आप इससे प्लीज जरा गली से बाहर चलिए। मैं चौथी मंजिल से नीचे उतर के आया हूँ ना, गली से बाहर चलिए। आप अपना आधार कार्ड लेकर आएंगे तो कहना हम कहते गलियों में सब्जी बेचेंगे, अपनी आईडी लेकर। इस वायरल वीडियो को देख के लगा कि यह फेरी वाला जावेद है। उसे लगा कि मुस्लिम सब्जी वाले से हिंदू सब्जी नहीं खरीदेंगे, लिहाजा संजय बन के सब्जी बेचने लगा, लेकिन पकड़ा गया। क्या ये तकलीफदेह बात नहीं है कि किसी गरीब आदमी को फेरी लगाने के लिए अपना नाम बदलना पड़े? संजय कैसे हो गए भैया आप? ठीक है, मेरी गलती हो गई। नहीं गलती कैसे हो गई भैया? आप क्या चाह रहा था? मैं ठीक है, अपनी हो। अरे सुनो मेरी बात, बोलो। आप संजय कैसे हो गए जावेद से? ठीक है, मेरी गलती, मैंने आगे संजय बता दिया। क्या चाहते हो आप? ठीक है, घर हिंदुओं को निपटाना? नहीं दादा नहीं। तो 40 लोग 100 लोग मिलकर नमाज पढ़ रहे हो। ठीक है दादा। मोदी जी मना कर रहे हैं कि भैया भीड़ भड़क्का मत करो, तुम फिर भी नहीं मान रहे हो। इस जमीन पे हर 5वां इंसान मुसलमान है, लेकिन उस हर मुसलमान की नुमाइंदगी ना तो निजामुद्दीन के जमात के मौलाना साद करते हैं और ना ही ISIS के अबू बकर बगदादी करते थे। किसी एक मौलाना या कुछ मौलानाओं या कुछ मुसलमानों के किसी गुनाह के लिए
पूरी कौम जिम्मेदार नहीं हो सकती है, लेकिन सोशल मीडिया ने इतनी नफरत फैलाई है कि हिंदुस्तान की तमाम गलियों में सब्जियां भी हिंदू मुसलमान हो गई हैं। महोबा में मुस्लिम सब्जी वालों ने जिला प्रशासन को ज्ञापन दिया कि लोग उनके मुस्लिम होने की वजह से सब्जी नहीं खरीद रहे हैं। डीएम साहब के पास आए, गांव जाते हैं सब्जी बेचने के लिए, तो उधर गांव वाले ले नहीं रहे हैं, भगा अलग से रहे हैं, इसलिए आए साहब के पास। ऐसा क्यों हो रहा है? मुसलमान कह के भगा देते हैं, सब्जी नहीं लेना है, अच्छा, लेके वापस कर देते हैं। यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा कहते हैं कि सोशल मीडिया पे नफरत और फेक न्यूज फैलाने पे कार्रवाई होगी। फेक न्यूज़ जो भी करेगा उसके खिलाफ प्रदत्त धाराओं में कार्रवाई होगी। ये मुहिम जो है ये हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई की नहीं है, ये भारतवर्ष के लोगों का जंग है कोरोना के खिलाफ, और सबको मिलकर इसको लड़ना है, लड़े भी हैं लोग। मुस्लिम सब्जी के बाद अब देखिए बुलंदशहर की हिंदू सब्जी, जिनके ठेलों पे भगवा झंडे बंधे हैं। ये गरीब ठेले वाले तो इतने सियासतदान नहीं हो सकते कि ठेले पे भगवा झंडे बांधें, किसी और ने ही लगाए होंगे। राम सिंह जी ये जो झंडा लगाए क्यों लगाए, क्या कारण है इसका? ये मुस्लिम उसके लगाया है का झंडा, इसलिए ताकि हिंदू परिषद की वजह से लगाया। क्यों ऐसा हिंदू मुस्लिम क्यों होगा? ताकि ऐसा है कि इससे सामान ज्यादा बिकता है, कागो में दिखाई देगा कि हिंदू है ये। राजकुमार ये झंडा क्यों लगा रखा है? ये झंडा इसलिए लग रखा है ताकि हम हिंदू हैं और सही सौदा बिकते हैं, हम हिंदू हैं इसलिए झंडा इन्होंने लगा। क्या नाम है तेरा? मोहम्मद सालिम। दिल्ली में भी पुलिस ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है जो एक सब्जी बेचने वाले से उसका धर्म पूछकर डंडे से उसकी पिटाई कर रहा था। आरोपी का एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो गया, जिसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया। सब्जी वाले की पिटाई करने वाले का नाम प्रवीण बब्बर है, जो बदरपुर एक्सटेंशन का रहने वाला है। इतने नाजुक दौर से जब अपना देश गुजर रहा है, तब भी कुछ लोग हिंदू और मुसलमान भाइयों के बीच में नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। उस किस्म के वीडियो डालते हैं, उस किस्म का सब कुछ चीजें डालते हैं सोशल मीडिया के अंदर।
कीजिए, मिलिट्राइज ऑपरेशन मत दिखाइए। लेकिन यह हम आपको दिखा रहे हैं कि श्रीनगर में कोरोना वायरस को से लड़ने के लिए लॉकडाउन कैसा है। अमूमी तौर पर लोग यहाँ इस लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, क्योंकि हर एक कहता है, जो भी चाहे पॉलिटिकल लीडर हो या दूसरे लीडर, उनका कहना है कि ये आपकी ज़िंदगी के लिए है, ज़िंदगी बचाने के लिए है। एक कहानी एक माँ की जिसके दो बच्चियां 4 साल की और 7 साल की कोरोना वायरस पॉजिटिव हो गई, लेकिन वो उसने कैसी वो जंग लड़ी, खुद इनके साथ रही, खुद नेगेटिव होके भी अस्पताल में रही 21 दिन तक। मेरे साथ है मसरत, और मसरत खुशी का नाम है, और आपको यकीनन खुशी होगी आप अस्पताल से इतने दिनों बाद वापस आए। जी सर, बहुत खुशी हुई कि मेरे बच्चे ठीक तरीके से अपने घर पहुंचे। बहुत खुशी है मुझे इस बात की, वो ठीक तरह से अपने घर आए। और ये जो उनके साथ ये वायरस ये हुआ था, तो उन बेचारियों को तो खुद भी नहीं पता था कि हमें क्या हुआ है। वो बोलते थे कि हम क्यों हॉस्पिटल में हैं, तो मैं उनको बोलती थी बाहर लॉकडाउन है और हम इसीलिए सभी फैमिली वाले हॉस्पिटल में हैं। तो मुझे ये भी बोल रहे थे कि आपको ये पीपी गियर क्यों पहन के हैं, हम आपको नहीं देख रहे हैं, हमें अपनी माँ नहीं दिखती है। तो मैं उनको बोलती थी हम आपको हैंड क्यों नहीं लगा सकते हैं। मैं उनको यही बोलती थी कि आप मुझे हैंड मत लगाओ, इन्फेक्शन मुझे है, और आप अगर हैंड लगाओगे तो आपको इन्फेक्शन हो जाएगा। तो आप अपने बच्चों को ये नहीं तासुर देती थी कि इनको कोरोना वायरस है, आप कहती थी आपको है इसलिए। मैं उनको यही बोलती थी, लेकिन उनको ये वर्ड भी नहीं पता था कि कोरोना वायरस है क्या। उनको ये नहीं पता था कि असल में हमें हुआ क्या है। वो क्योंकि उनको कोई डॉक्टर वैसी दवाई नहीं देता था, ट्रीट नहीं वैसे तरीके से कर रहा था कि उनको लगे कि हम बीमार है। कि उनको लग रहा था हम एज यूजुअल हॉस्पिटल में बैठे हैं, हमारी सारी फैमिली मेंबर्स हॉस्पिटल में बैठे, तो हम भी बैठे हैं। हालांकि मीडिया ने इस बात को कम प्रचारित किया, लेकिन केंद्र सरकार ने बहुत पहले ही खेती के काम की इजाजत दे दी थी कि कृषि के उपकरण आ जा सकते हैं एक राज्य से दूसरे राज्य और फसलों की कटाई शुरू हो सकती है। गाइडलाइन में भी इसका जिक्र है। मगर इसके बाद भी जिन लोगों ने फल और सब्जी की खेती की है, ये व्यावसायिक खेतियां हैं, इनकी लागत ज्यादा होती है, किसानों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। मध्य प्रदेश से अनुराग की ये रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में गेहूं खरीदी शुरू हो गई है। किसान मंडी में मोबाइल पर एसएमएस मिलने पर पहुंचे हैं। बात लॉकडाउन में तकलीफ की भी निकली है। पूरी दिक्कत आ रही है। पूरा सर नाच घर में रखा, आज लाए हैं इतना, हाँ जो है काट के 1 किलो दाना नहीं बिक रही है। हाँ साहब, दिक्कत ही यही है। अब 6 कुंटल का ट्रैक्टर ला रहे हैं साहब, डीजल जल रही है किसान का। तो क्यों 6 क्विंटल के मैसेज इतना दिया उन्होंने। और उत्पादन कितना हुआ आपका इस बार, कितनी फसल हुई है? कम से कम होगा साहब 300 कुंटल होगा होंगे। वैसे यहाँ भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जा रहा है। राज्य में 335,46,000 मीट्रिक टन गेहूं के उत्पादन का अनुमान है, जो देश के उत्पादन का लगभग 31.58% है। ऐसे में 21 लाख किसानों को फिलहाल गेहूं बेचना है। पिछले साल सीहोर में यह प्रक्रिया 1.5 महीने में पूरी हुई थी। इस साल हर सोसाइटी से हर दिन 6 ही किसान आ सकते हैं, इसलिए अंदाजा लगाना मुश्किल है काम कब पूरा होगा। अभी क्या शुरुआत है तो 6 एसएमएस दे रहे हैं हर सोसाइटी को। आगे हो सकता है ये बढ़ाएंगे। हाँ, वही मैं जानना चाह रहा था कि आपका जो अनुभव कहता है कितना वक्त लग जाएगा मोटा? इसमें लगभग 2 महीना तो लगेगा पूरा उसमें भरवाने में। बड़वानी से मुनाफ ने ये तस्वीरें भेजी कि कैसे टमाटर बकरियां खा रही हैं। प्रशासन ने सब्जी मार्केट को पूरी तरह से बंद कर दिया है। किसान पहले तो लॉकडाउन के चलते आसपास के इलाकों में सब्जियां बेचने नहीं जा पा रहे थे। अब सेंधवा में कर्फ्यू है, वहां भी सब्जी भेज नहीं पा रहे हैं। गाँव में कोई खरीदार है नहीं। बिसनावल के भोलिया ने 3 एकड़ खेत में गोभी लगाई। कोई खरीदार नहीं मिला तो उन्होंने पूरे खेत में ट्रैक्टर चलवा दिया। गोभी लगाई थी, बिकती नहीं, मार्केट बंद है कुरेजन का वायरस के कारण से। तो ले जाए काम, कई जगह पे ले जाने का मौका नहीं है, इसलिए ट्रैक्टर चालू करके गोभी खत्म करके दूसरे फसल की तैयारी करा। सब्जी बेचने नहीं दे रहा, तो अभी कहाँ ले जाए बेचने के लिए? तो खेत खाली कर रहा अभी।
धार जिले के सिंघाना में किसानों ने टमाटर, आलू, मटर जैसी कई सब्जियां लगाई। सब बर्बाद हो गया, न सब्जी बेच पाए, न तोड़ पाए। खराब सब्जी फिकवाने तक में लागत आ रही है। लॉकडाउन के चलने से हमको लाखों रुपए का पर डे नुकसान हो रहा है, जिससे हम सब्जी मजदूरों से अपने जेब से मजदूर दे के तुड़वा के फेंक रहे हैं, नीचे फेंक रहे हैं। और गरीबों में बांटी हमने 5 से 6 टन हम सब्जियां बांटने के बावजूद भी हमें लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है। जबलपुर से संजीव ने बताया कि सुंदर फूलों ने किसानों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा कर दिया है। किसान तो परेशान है ही, फूलों की माला बनाने वाले हजारों लोगों के सामने भी रोजी का संकट है। सब सूख रहे हमारे फूल पूरे